नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती 2025-26 के लिए टीचिंग मेथड के विषय में। तो ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए टीचिंग मेथड आपको पढ़ाने वाले हैं साथियों। तो आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहिए जिससे आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सके। हम टॉपिक वाइज सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए टीचिंग मेथड्स को कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम ग्रेड के सिलेबस में है वो है लक्ष्य और उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लक्ष्य और उद्देश्य टॉपिक को कवर करेंगे साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य लक्ष्य यानी कि एम गोल। लक्ष्य और उद्देश्य दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे हम जनरली अर्थ इसका एक ही लगा लेते हैं। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है साथियों। तो लक्ष्य यानी कि एम गोल ये सामान्य प्रयोजन होते हैं, अर्थात ये जनरल होते हैं, सामान्य प्रयोजन होते हैं। जैसे कि आदर्श नागरिक बनना, ये एक लक्ष्य हो सकता है किसी का। जबकि उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य सामान्य प्रयोजन होते हैं जबकि उद्देश्य ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं। उद्देश्य जो है ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं, विशिष्ट प्रयोजन होते हैं। अर्थात उद्देश्य वो होते हैं जिनकी सहायता से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं साथियों। तो देखिए, लक्ष्य जो है ये साध्य होता है, अर्थात जिसको हमें प्राप्त करना होता है। लक्ष्य होता है, गोल होता है जिसको हमें प्राप्त करना होता है। जबकि उद्देश्य जो है साधन होता है, अर्थात वो साधन विधि तरीका होता है जिसकी सहायता से हम लक्ष्य यानी कि साध्य को प्राप्त करते हैं। तो उद्देश्य एक साधन और लक्ष्य एक साध्य होता है। अब दोनों में अंतर क्या होते हैं, जहाँ से सेकंड ग्रेड भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं साथियों। लक्ष्य उद्देश्य। लक्ष्य जो है ये सामान्य प्रयोजन होते हैं, हमने पहले देख ही लिया है। जबकि उद्देश्य विशिष्ट प्रयोजन होते हैं। लक्ष्य चूँकि गोल होता है ये दीर्घकालिक होते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद अर्थात उद्देश्य की सहायता से हम इन्हें प्राप्त करते हैं, ये दीर्घकालिक होते हैं। जबकि उद्देश्य जो है ये विशिष्ट प्रयोजन है, इसलिए अल्पकालिक होते हैं। लक्ष्य आदर्शवादी होते हैं, जैसे कि आदर्श नागरिक बनना, इस तरह से ये आदर्शवादी होते हैं। जबकि उद्देश्य जो है ये व्यवहारिक होते हैं, अर्थात उद्देश्य व्यवहारिक तौर पर यूज होते हैं। उद्देश्य चूँकि लक्ष्य होता है इसलिए ये व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन होता है इसलिए संकुचित होता है, छोटा होता है। उद्देश्य लक्ष्य का मापन नहीं हो सकता, जबकि उद्देश्य का मापन संभव है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्य, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य किस तरह से होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो उद्देश्य होते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। तो इनका अन्य नाम जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक उद्देश्य को ही प्राप्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राप्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। 1948 में अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक बैठक यूएसए के बोस्टन शहर में आयोजित हो रही थी। अर्थात 1948 में अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे उनकी एक बैठक जो है यूएसए के बोस्टन शहर में आयोजित हो रही थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है शैक्षिक उद्देश्य जो है इनका वर्गीकरण करना ही था। अर्थात जो बोस्टन शहर में जो बैठक हो रही थी उसका उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण करना था कि उनको किस तरह से डिवाइड किया जाए। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के परीक्षकों की एक कमेटी बनाई गई। अब कमेटी बनाई गई है तो इसका अध्यक्ष भी किसी को बनाया जाएगा। तो इसका मुखिया जो है वो BS ब्लूम अर्थात बेंजामिन एस ब्लूम को बनाया गया। अर्थात बेंजामिन एस ब्लूम जो है बोस्टन शहर में जो शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण करने के लिए कमेटी बैठक आयोजित की जा रही थी, उसमें जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष बेंजामिन एस ब्लूम को बनाया गया। अब BS ब्लूम साहब कौन है, तो इनकी जानकारी हम आपको बताते हैं। ये शिकागो यूनिवर्सिटी अर्थात जो USA में है उसमें एक प्रोफेसर थे। शिकागो यूनिवर्सिटी में BS ब्लूम प्रोफेसर थे। शैक्षिक उद्देश्यों का इन्हें जनक कहा जाता है, क्योंकि ये शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण करने वाली कमेटी के अध्यक्ष अर्थात मुखिया बनाए गए थे। और BS ब्लूम साहब ही है जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया।
ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें आपने पढ़ा होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आपने पढ़ा होगा, जबकि क्रियात्मक नहीं होकर ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये अलग होता है, साइकोमोटर इसे कहा जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो इसकी सामान्य सी जानकारी हम ले लेते हैं। ये टैक्सोनॉमी टैक्सिस और नॉमिस से बना है, क्रम से रखना, और नॉमिस का अर्थ नियम, अर्थात वस्तु को क्रम और नियम से रखना टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है। 1956 में ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों पर पुस्तक का प्रकाशन किया गया, अर्थात 1948 में बैठक आयोजित हुई बोस्टन में, और इसके 8 साल बाद अर्थात 1956 में B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसका नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। इस पुस्तक का नाम जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1948 में बैठक का आयोजन बोस्टन शहर में, और 1948 के 8 साल बाद 1956 में ब्लूम साहब द्वारा बुक लिखी गई शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन। अब इसके 8 साल बाद फिर से एक बुक लिखी जाएगी 1964 में, तो उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब आप देख सकते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, तो इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक, जिसे आप क्रियात्मक कहते हैं, वो क्रियात्मक जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में नहीं आता है, वो अलग से हेलगार्ड द्वारा दिया गया था। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक या मनोकामक साइकोमोटर में किया गया है, जिसमें ज्ञानात्मक जो है ये 1956 में इसके 6 प्रकार बताए गए, जबकि भावात्मक के 8 साल बाद 1964 में 5 प्रकार, और मनोचालक के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। R.H. दुबे ने 5 प्रकार बताए 1972 में, हैरो ने 6 प्रकार बताए 1969 में, और सिम्पसन ने 7 प्रकार बताए 1972 में। तो आप साइकोमोटर को याद रख सकते हैं 5, 6, 7 प्रकार। ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक, अब ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को ब्लूम साहब ने बताया था, जबकि इसको ब्लूम ने नहीं बताया था। ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, लेकिन साइकोमोटर उद्देश्यों का वर्गीकरण नहीं किया गया। अब आते हैं हेलगार्ड महोदय। हेलगार्ड महोदय ने क्या बताया कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, तो इसमें जो उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, उनको 3 भागों में डिवाइड किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक अर्थात जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है, भावात्मक जिसका संबंध हार्ट से होता है, और क्रियात्मक जिसका संबंध हाथ और पैर अर्थात चलते हैं, क्रिया होती है, तो इसका संबंध हाथ पैर की क्रिया से होता है, तो क्रियात्मक। हिलगार्ड ने ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक दिया, जबकि जो कि B.S. ब्लूम साहब थे, इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक दिया, ना कि क्रियात्मक। हिलगार्ड ने ट्रायोलॉजी, अब हिलगार्ड की पुस्तक का नाम ये आपको याद रखना है, हिलगार्ड ने ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड्स पुस्तक में मस्तिष्क की अवस्थाओं के बारे में शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया। ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में B.S. ब्लूम और उनके साथी क्राथवाल ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। अब ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किस तरह से किया था, तो साथियों, इन्होंने ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, क्योंकि ये 6 प्रकार इसके दिए थे ब्लूम साहब ने 1956 में, तो निम्न स्तर से अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, निम्न स्तर से सरल से जटिल की ओर है। आप देख सकते हैं ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जिसके अर्थ हम आपको बताएं तो ज्ञान जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है, हम जो कुछ सोचते हैं, कुछ परिभाषा देते हैं, ये ज्ञान से संबंधित होती है। अवबोध जिसको हम व्याख्या कर सकते हैं, किसी को पढ़कर हम उसका अनुवाद कर सकते हैं, यह अवबोध में आ जाता है।
प्रयोग जिसका हम यूज करें, किसी में प्रयोग करें। विश्लेषण, विश्लेषण से संबंध की बहुत सारी इकाइयों, एक इकाई को तोड़कर बहुत सारी इकाइयाँ बना देना। विश्लेषण, संश्लेषण बहुत सारी इकाइयों को मिलाकर एक इकाई बना देना। और मूल्यांकन, लास्ट में जो जांच होती है मूल्यांकन आ जाती है साथियों। ये हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसका वर्गीकरण बी एस ब्लूम और क्राथवाल के अकॉर्डिंग इसके जो स्तर हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बी एस ब्लूम के द्वारा, जो कि 6 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब ट्रिक से अगर हम इनको आप याद कर सकते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर मैं आपको बताता हूँ साथियों। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं MSV पाग, MSV पाग। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। M से मूल्यांकन हो जाएगा साथियों, S से संश्लेषण, V से विश्लेषण, P से प्रयोग, A से अवबोध और G से ज्ञान। ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर। 2001 में अर्थात 1956 में ब्लूम और क्राथवाल ने ये 6 स्तर बताए ज्ञान पक्ष के, जबकि 2001 में ब्लूम टेक्सोनोमी को एंडरसन महोदय और क्राथवाल ने संशोधित किया। और संशोधन क्या किया कि इन्होंने क्या करा, ये जो संश्लेषण वाला स्टेप था 5वां, इसको हटा दिया और मूल्यांकन के बाद एक नया स्टेप सृजन ऐड कर दिया। तो इन्होंने ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन दिए। और R.H. दवे, ये भारत के थे, NCERT से संबंधित है, संबंध है इनका, प्रोफेसर R.H. दवे। इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया। अर्थात इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर के ये जो 3 हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इनको एक नया ही नाम संरचनात्मक नाम दिया और इनके 4 हो गए, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग और संरचनात्मकता। ये 4 R.H. दवे साहब ने दी। तो R.H. दवे साहब ने शैक्षिक उद्देश्यों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जो कि पहले BS ब्लूम और क्राथवाल साहब ने 6 दिए थे। तो उनको 4 भागों में इस तरह से डिवाइड किया कि ज्ञान, अवबोध, प्रयोग ये तीनों ही वहीं से थे, लेकिन इन्होंने चौथा सृजनात्मकता ऐड कर दिया, जो कि BS ब्लूम के ही 3 थे, उनको मिलाकर इन्होंने एक बनाया। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को मिलाकर इन्होंने सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी नाम दे दिया और 4 अपने शैक्षिक उद्देश्य बताए। अब ज्ञान को परिभाषित करने के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान, बौद्धिक क्षमता और कौशल। तो प्रत्यय स्मरण क्या होता है, हमने कुछ भी पहले पढ़ा हुआ है, कुछ भी जो हमारे मस्तिष्क में, उसका पुनः स्मरण करना, पुनः उसे माइंड में लेकर आना। और प्रत्याभिज्ञान का अर्थ है पहले की कुछ कोई भी चीज़ है उसको पहचान करना। बौद्धिक क्षमता आप जानते ही हैं, कौशल आप जानते ही हैं। ज्ञान का अर्थ अर्थात ज्ञान होता क्या है, तो ज्ञान जो है ये प्राथमिक जानकारी होती है, सूचना होती है। ज्ञान प्राथमिक जानकारी या सूचना होती है जो हमारे मस्तिष्क में जाती है। हम मस्तिष्क के अंदर प्राथमिक जानकारी सूचना जाएगी तो वो कहीं पर स्टोरेज भी होगी, तो ये स्मृति में बालक इसे धारण करता है। स्मृति में अर्थात स्मृति में इसका संचय होता है। स्मृति जिसे आप कंप्यूटर में मेमोरी कहते हैं। स्मृति से ही हम पुनः स्मरण और पुनः पहचान कर पाते हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम के सामने, जी वे में डायग्राम समझ सकते हैं। ज्ञान को धारण किया जाता है, संचय होता है, इसका कहाँ पर संचय होता है, स्मृति में। तो संचय स्मृति में होता है, तो इसी के बाद हम पुनः स्मरण अर्थात प्रत्यय स्मरण कर पाते हैं और पुनः पहचान कर पाते हैं। ज्ञान हमने आपको बता ही दिया था, मस्तिष्क को दी जाने वाली प्राथमिक जानकारी या सूचना होती है। अब जहाँ से सेकेंड ग्रेड भर्ती के लिए क्वेश्चन उठता है ज्ञान शैक्षिक उद्देश्य के ज्ञान पक्ष से, तो ये व्यवहारिक शब्दावली से ही उठता है। यहाँ से आपको कोई एक वाक्य वहाँ पे लिख कर दिया जाएगा, कोई भी यहाँ से वर्ड जिससे आपको पहचान करती है कि ज्ञान में आएगा, अवबोध में आएगा या फिर अन्य जो भी हैं प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण में आएगा। तो साथियों व्यवहारिक शब्दावली में देखें तो परिभाषित करना, रेखांकित करना, प्रत्यय स्मरण करना, पहचान करना, कथन करना और चयन करना, ये सभी ज्ञान पक्ष के हैं। ज्ञान पक्ष के बाद हम अब बात करते हैं अवबोध की, अर्थात जिसे बोध कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अवबोध जो है
इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इन तीनों की हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए ज्ञान अवबोध। अवबोध का अर्थ क्या होता है? अनुवाद, अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना या संक्षिप्त में बताना, लंबे संवाद को संक्षिप्त रूप में बता देना, ये भी अवबोध में ही आता है। एक रूप से दूसरे रूप में बताना, मॉडल या उदाहरण द्वारा समझाना। अर्थात अवबोध मतलब किसी भी चीज़ को समझाना से संबंध होता है इसका। व्याख्या भी अवबोध का ही मतलब होता है। अपनी समझ के आधार पर पुनः व्यवस्थित करना। व्याख्या का मतलब क्या होता है? क्योंकि अवबोध का मीनिंग ही एक तरह से व्याख्या है, लेकिन व्याख्या में आप देख सकते हैं व्याख्या का अर्थ है पुनः व्यवस्थित करना और अपने शब्दों में कहना। अर्थात कोई भी बात है उसे पुनः व्यवस्थित करके अपने शब्दों में कहना व्याख्या कहलाता है। उल्लेख करना पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना। पहले कोई हमारे पास ज्ञान है उसके आधार पर निर्णय लेना या इंगित करना, ये उल्लेख करने में आता है। तो इसके अवबोध के 3 भाग हो गए। पहला भाग जो है वो अनुवाद हो गया। अनुवाद अवबोध को कहा जाता है, व्याख्या भी अवबोध का पार्ट है, और उल्लेख करना। तो आपको ध्यान रखना है अवबोध के अंदर अनुवाद, व्याख्या और उल्लेख करना तीनों आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अवबोध से संबंधित है अनुवाद, व्याख्या और उल्लेख करना। व्यवहारिक शब्दावली बात करें तो उदाहरण देना, व्याख्या करना, सारांश देना, रूपांतरण करना, वर्गीकरण करना, विभेद करना, इंगित करना, अनुवाद करना। ये आपको याद रखना है, विभेद करना, क्योंकि बाद में विश्लेषण में, संश्लेषण में भी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो विभेद करना ये अवबोध के अंदर आता है। अनुवाद करना आप यहाँ से समझ ही सकते हैं अनुवाद से। तो ये हमारा कंप्लीट होता है अवबोध। तो ज्ञान शैक्षिक उद्देश्य से हमने ज्ञान और अवबोध को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको प्रयोग और इसके अंदर जो पार्ट है संश्लेषण विश्लेषण उनकी चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।